पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और उनके साथ साथ 4 मंत्रियों को भी शपथ दिलाया गया है। दिलीप घोष में इसमें से उनको मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया गया, अग्निमित्रा पाल ने शपथ ली है, वहीं पे अशोक कीर्तनिया को भी शपथ दिलाया गया है, निशीथ प्रमाणिक को दिलाया गया है, खुदीराम टुटू को भी शपथ यहाँ पे दिलाया गया है। हमारे साथ में तमाम जो बीजेपी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, नेता है। दो तरफ देखे बीजेपी का झंडा, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे झंडा चला निकलते थे, झंडा लेकर रैलियां निकलती थी, उनके ऊपर में हमले किए जाते थे। और देखे इस तरह का टोटो है, किस तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है। महिलाओं में किस तरह से क्रेज था, महिलाएं देखे किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल से निकली है, खुल के चारों तरफ। कह सकते हैं बंगाल में वाकई उत्तर प्रदेश के स्टाइल से बुलडोजर, लोगों का कहना है जो अपराधी है, अपराध करते हैं, उनके घरों को ढहाया जाना चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को मिली प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केरल कांग्रेस के नेता माथापच्ची कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, सबसे बड़ी तस्वीर लगी हुई है। रमेश चन्नीथला जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उनकी भी तस्वीर है। और वीडी सतीशन जो कि विपक्ष के नेता रह चुके हैं और केरल में काफी कद्दावर माने जाते हैं, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। और ये सबसे बड़ी तस्वीर वीडी सतीशन की लगी हुई है। साफ तौर पर आज 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ केरल कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग है। इस मीटिंग में हो सकता है कि केरल में अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर फैसला हो जाए। देर रात दिल्ली पहुंचे, उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चन्नीथला भी राजधानी पहुंचे हैं। माना जा रहा है कांग्रेस हाईकमान जल्द ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। दरअसल 2026 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष रहे वीडी सतीशन को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सतीशन ने पिछले एलडीएफ सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाया था और चुनाव अभियान में उनकी भूमिका अहम रही है। दिल्ली पहुंचने के बाद सतीशन और चन्नीथला की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान सभी वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लेगा। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश के कई राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि अब विपक्ष को मजबूती के साथ एकजुट होना होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर महाराणा प्रताप की जयंती के आयोजन पर अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ताकत से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 जीता था। अखिलेश ने ये भी कहा कि अब जल्द ही चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ईडी आने वाली है। अखिलेश ने ये भी कहा कि मुश्किल घड़ी में किसी साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जितना पैसा चुनाव में खर्च कर सकती है उतना कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अखिलेश ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर कहा कि अगर स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अब ईवीएम शक के दायरे में आ गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर साफ किया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और मजबूत स्थिति में रहेगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अपना दल कमेरावादी विधायक पल्लवी पटेल का ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। अपना दल कमेरावादी नेता विधायक पल्लवी पटेल यूजीसी को लेकर के प्रदर्शन, चारबाग रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए हजारों कार्यकर्ता विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि यही जनता सरकार बनाती है, यही जनता आज सड़कों पर है। सरकार ये बात भूल गई है कि जनता ही सरकार बनाती है। सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि अगर ये जनता अपने मंसूबों पर एक बार अडिग हो गई तो सरकार गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे अन्य मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर के तारीख पे तारीख दिलवाई जाती है, वैसे ही यूजीसी को लेकर के ये लोग कोर्ट चले गए हैं। एससी, ओबीसी, दलित पिछड़ों का हक क्यों मार रही है ये सरकार? उन बच्चों को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? सरकार इन बच्चों का हक क्यों मारना चाहती है? क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एससी, ओबीसी इस देश के नागरिक नहीं है? यहाँ आपको ये भी बता दें, अचानक सैकड़ों की संख्या में पहुंचे रेलवे ट्रैक पर कार्यकर्ताओं और विधायक को हटाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ और लोकल पुलिस ने मोर्चा संभाला और इसके साथ ही यहाँ पर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यात्रियों को। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों की अधिकारियों के प्रति नाराजगी के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को माननीय सांसद और विधायकों का पूरा सम्मान करना होगा।
उत्तर प्रदेश में लगातार माननीय सांसद और विधायक इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि अधिकारी उनको प्रॉपर सम्मान नहीं देते हैं और न ही उनका फोन उठाते हैं। विधानसभा में भी ये मामला उठ चुका है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें सख्ती से लिखा गया है कि प्रदेश में प्रशासनिक अफसरों को माननीय सांसदों और माननीय विधायकों को पूरा सम्मान देना होगा। उनके कार्यालय आने पर सीट से उठकर हाथ जोड़कर माननीय का अभिवादन करना होगा। यही नहीं, अगर माननीय का फोन आता है तो उसका जवाब देना होगा। बैठक में व्यस्त होने की दिशा में पलटकर फोन करते हुए जवाब देना होगा। साथ ही माननीयों का नंबर भी सेव करना होगा। ये आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि अगर अधिकारी इस आदेश की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में मेयर विकास निधि में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस बार मेयर विकास निधि के लिए 250 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है, जो अब तक के बीएमसी के इतिहास में सबसे बड़ी राशि है। इससे पहले ये राशि 100 से 200 करोड़ रुपए के बीच होती थी। इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी ने विकास निधि के लिए 800 करोड़ रुपए की जो निधि पास की है, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि ये पहले तय हुआ था कि सभी नगर सेवकों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अभी रिपोर्ट आ रही है कि कुछ नगर सेवकों को 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के बीच निधि दी गई, जिसको लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नगर सेवक भी नाराज हैं कि क्यों कुछ नगर सेवकों के साथ भेदभाव किया गया। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान के कोटा जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन के दौरान बीमार होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 2 और सिजेरियन के लिए आई महिलाओं की किडनी खराब होने का मामला सामने आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह हरकत में आ गया है। दरअसल यह पूरा मामला 4 तारीख को शुरू हुआ था, जब वहां पर कुछ महिलाएं डिलीवरी के लिए आई थी और जब उनकी डिलीवरी हुई तो उसके बाद उनमें किडनी इन्फेक्शन पाया गया, जिसके चलते 2 महिलाओं की मौत भी हो गई, जबकि 6 से भी ज्यादा महिलाओं को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद जयपुर से एक बड़ी टीम भी कोटा भेजी गई, जिसने अपनी जांच को भी पूरा कर दिया है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह रही कि सिजेरियन के बाद महिलाओं की किडनी लगातार खराब होती जा रही है। क्या दवाई का असर है, क्या गलत इलाज का असर है? इस तरह की तमाम जानकारियां वह जुटाने में लग गई। फिलहाल राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटा के 3 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि सरकार भी इस पूरे मामले को काफी गंभीर मान रही है कि महिलाएं आखिरकार डिलीवरी के लिए आने के बाद क्यों उनकी किडनी खराब हो रही है। खुद सरकार के लिए भी यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल तो अब सरकारी जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि पता लग सके कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही। कोटा में कामेंद्र जोशी के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बीते साल चशोती में बादल फटने से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई लोग अभी भी लापता हैं। जो लोग लापता हैं, उनके परिवार वाले आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनकी ये मांग है कि उन्हें अभी तक जो लोग उनके मिसिंग हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमने जितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाई कि अगर उनके अपने नहीं मिल रहे हैं तो आप कम से कम उन्हें डेथ सर्टिफिकेट उनके इशू कर दें, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिले में चशोती में मचेल माता की यात्रा चल रही थी। उस दौरान वहां पर बादल फटा था, बेहद ज्यादा तबाही हुई थी। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पंजाब की राजनीति परसों से विजिलेंस की छापेमारी को लेकर पूरी तरह से गरमाई हुई है। दरअसल परसों पंजाब के अलग अलग हिस्सों में विजिलेंस ने छापेमारी की, जिसमें चाहे वो खरड़ हो, चाहे मोहाली हो, या फिर चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की गई। खासतौर पर सीएलयू के मामले में कि किस तरह से सीएलयू ली जाती हैं और इसमें घपलेबाजी होती है और इसमें करोड़ों का लेन देन भी होता है। और इसके बाद जैसे जैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे पंजाब की राजनीति भी गर्म होती जा रही है। और आज सुबह जिस तरह से पंजाब के कैबिनेट मंत्री
संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी ने छापेमारी की। इससे पहले भी ईडी संजीव अरोड़ा के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन आज जैसे ही छापेमारी शुरू हुई वैसे ही जो पंजाब की राजनीति गरमाने लगी और पंजाब में विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही हैं कि किस तरह से जब विजिलेंस कार्रवाई करती है तो कहा जाता है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई, और जब ईडी करती है तो हाय तौबा मचाया जाता है। बेशक आम आदमी पार्टी द्वारा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का सहारा लेकर उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। आसमान से आग बरस रही है। राज्य के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में जल संकट गहराता जा रहा है। राजकोट के कोठरिया सॉल्वेंट इलाके में हालात बदतर हैं। 42 से 44 डिग्री की तपती धूप में यहाँ की महिलाएं टैंकरों के भरोसे हैं। करीब 2000 की आबादी वाले इस इलाके में रोजाना 30 से 35 टैंकर आते हैं, लेकिन बूंद बूंद के लिए संघर्ष जारी है। स्थानीय महिलाओं की अब एक ही मांग है कि टैंकर राज खत्म हो। वहीं अहमदाबाद के पारडी, चांदखेड़ा और नौरंगपुरा जैसे इलाकों में 7 से 17 मई तक पानी की कटौती रहेगी। नर्मदा नहर की मरम्मत के चलते सप्लाई में 15% की कमी आई है, लेकिन इस सूखे के बीच इंसानियत की एक उम्मीद भी है। कच्छ के छोटे रण में जहां तापमान 45 डिग्री के पार हो जाता है, वहां घुड़खर अभ्यारण्य प्रशासन वन्य जीवों का सहारा बना है। 5 जिलों में फैले इस रण की चारों रेंज में टैंकरों के जरिए 70 से ज्यादा पानी की कुंडियां भरी जा रही है ताकि नीलगाय और घुड़खर जैसे बेजुबान प्यासे न रहे। गर्मी की ये चुनौती बड़ी है। माना जा रहा है कि गर्मी की शुरुआत में ही अगर ये हाल है तो आने वाले दिनों में गर्मी और कहर बरपा सकती है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में अल्पाइन पहाड़ियों के बीचों बीच सनशाइन पीक पर भारतीय सेना द्वारा एक महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन तब चलाया गया जब यहां बीती रात 24 पर्यटकों की जान पर बनाई थी। असल में ये पर्यटक पहलगाम के बाद गुलमर्ग पहुंचे थे घूमने के लिए। यहाँ ये लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर सनशाइन पीक पर पहुंचे जो जमीनी सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ जब इन पर्यटकों को वापस गुलमर्ग की तरफ लौटना था, ठीक उसी समय उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और ये सभी पर्यटक, जिसमें नन्हे बच्चे भी शामिल थे, बर्फीली पहाड़ियों के बीचों बीच फंस गए और मौसम भी इस दौरान खराब होने लगा। और इसी बीच हेलीकॉप्टर के पायलट ने भारतीय सेना के साथ संपर्क किया और भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुलमर्ग प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और सफलतापूर्वक सभी 24 पर्यटकों को यहां से लेके गुलमर्ग पहुंचाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें अपने अपने होटलों की तरफ रवाना किया गया। और इस तरह से 24 पर्यटकों की जान जो बर्फीली वादियों में अटकी हुई थी, उन्हें यहां पर रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया और सभी पर्यटक यहां भारतीय सेना का शुक्रिया करते नजर आए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। इस गर्मी की तपन से बचने के लिए अगर आप शरीर को तरोताजा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम या फिर कोई जूस या फिर कोई भी पेय पदार्थ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं और इसकी जांच बेहतर तरीके से कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब खाद्य विभाग की टीम अलग अलग जगह ऐसे लोग जो इस तरह से जो इन खाद्य पदार्थों को बेच रहे हैं उनके यहाँ छापेमारी कर रही है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में इस तरह की छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग अलग जगह जो खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और अलग अलग जगह इस तरह से जो सैंपल लिए गए हैं। बात की जाए तो न्यू फेमस रेस्टोरेंट, बॉम्बे जूस कॉर्नर, घमंडी लस्सी, आदर्श जूस सेंटर, बॉम्बे जूस सेंटर के अलावा फेमस जूस सेंटर, श्री कृष्णा लस्सी कॉर्नर, गुजराती कोल्ड ड्रिंक और जूस सेंटर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर सैंपल जब्त किए हैं। प्रशासन को आशंका है कि कुछ एसेंस और रसायनों का इस्तेमाल करने की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थी और इसी के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई की गई है। बात की जाए तो इंदौर में भी, वहाँ पर भी वैध लाइसेंस जो है नाम की जो कुल्फी फैक्ट्री है उस पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। गुजरात के प्रभास पाटन में आस्था और अस्मिता के केंद्र प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में आज से शुरू हुआ स्वाभिमान पर्व 11 मई को खुद प्रधानमंत्री करेंगे समापन।
ये आयोजन आधुनिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 11 मई को इस पावन अवसर पर सोमनाथ पहुंचेंगे। पीएम मोदी, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, इस दिन आयोजित होने वाले मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी की गई है। सोमनाथ में आज से ही इस महाउत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कलश यात्रा, 72 घंटे का अखंड ओमकार जप और विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। यह वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि 2026 में ही सोमनाथ पर हुए हमले के 1000 साल भी पूरे हो रहे हैं, जिसे सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने एक भावुक लेख में सोमनाथ को भारत की अजय भावना का प्रतीक बताते हुए सरदार पटेल को भी याद किया है। आपको बता दें कि इसी दिन वडोदरा के सरदार धर्म में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 48 घंटे में 35 एनकाउंटर, 3 की मौत। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए इन एनकाउंटरों में बदमाशों की पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर बदमाशों के पैर में गोली लगी। जानकारी के मुताबिक यह एनकाउंटर हरदोई, मथुरा, बरेली, गोंडा, श्रावस्ती, इटावा, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मऊ, जौनपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली में हुए हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 7 एनकाउंटर, जिनमें 10 बदमाश को पैर में गोली लगी और घायल हो गए, जबकि हरदोई, जौनपुर, वाराणसी, बरेली, लखीमपुर खीरी, रायबरेली में 2-2 बदमाश घायल हुए हैं। 20 लोग को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग घटनाओं में पुलिसकर्मी और अधिकारी भी घायल हुए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को लेकर यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। द्वारका नार्थ इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद 3 आरोपी जम्मू कश्मीर आके छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस लंबे समय से इन तीनों की तलाश कर रही थी, लेकिन एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान कठुआ के लखनपुर इलाके से पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर तीनों लुटेरों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि कठुआ पुलिस के डीएसपी भगवान दास ने बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने सूचित किया था कि ये द्वारका नार्थ इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, कुछ अन्य वारदातों में भी शामिल हैं और लंबे समय से इन तीनों की तलाश थी। ये कश्मीर के सोपोर में पहुंच चुके थे और जैसे ही वहां से वापस आ रहे थे, लखनपुर पुलिस ने नाका लगाया। दिल्ली पुलिस की टीम साथ थी। इन तीनों ने कोशिश की कि वो भाग सके, लेकिन बेहद ज्यादा संख्या में दिल्ली पुलिस और कठुआ पुलिस के जवानों की तैनाती थी। ये भाग जाते उससे पहले इन तीनों को धर दबोचा गया है। दिल्ली पुलिस इन तीनों को अपने साथ लेकर गई है। कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि इससे पहले किन किन वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि तीनों का पकड़ा जाना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। कठुआ से मेरे सहयोगी नरेश और जम्मू से कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। मुंबई के पायधुनी इलाके में 4 लोगों की रहस्यमय मौत के मामले में आखिरकार 11 दिन बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरबूज को मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, वो केवल मोहरा निकला, यानी कि मौत तरबूज से नहीं बल्कि जहर से हुई। इस मामले में कलिना फॉरेंसिक लैब ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि डोकिया परिवार की मौत का कारण तरबूज नहीं बल्कि चूहे मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला घातक रसायन जिंक फॉस्फाइड था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिरकार तरबूज में जहर पहुंचा कैसे। क्या यह हादसा था, साजिश थी या पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की। बता दें कि पिछले महीने 26 तारीख की रात मुंबई के पायधुनी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब डोकिया परिवार के 4 सदस्यों की कुछ ही घंटे के भीतर मौत हो गई थी। मृतकों में पति, पत्नी और बेटियां शामिल थी। शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि परिवार ने देर रात में तरबूज खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर एक एक कर चारों की मौत हो गई। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जहर तरबूज तक पहुंचा कैसे। कैमरा पर्सन दिलीप बाबरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।